नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथ्स के एग्जाम में क्या करना है। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे बल्कि कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे जो आपके लिए प्रैक्टिकल रहेगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। अब तक आप 2 एग्जाम दे चुके हो। सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का एग्जाम आपका हो चुका है, साइंस का एग्जाम आपका हो चुका है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज़ कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि एग्जाम ईजी रहने वाला है, बल्कि ये डिफ़िकल्ट होता है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन था कि मतलब एमसीक्यूज ही तो आ रहे हैं ना, एमसीक्यूज कर देंगे क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो आप स्कोर शेयर कर रहे हो तो आपको लग भी रहा होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की जब आपने फोकस नहीं किया। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए, वहाँ पे आप जाते हो और किसी ने भी 15-20 क्वेश्चंस कहीं से भी उठा करके शेयर कर दिए और आप उन्हीं को देखते रह गए। आपको ये चीज़ भी अब समझ में आ रही होगी कि हाँ, जिसका जो सब्जेक्ट होता है वही टीचर आपको अच्छे से बता सकता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस। तीसरी चीज़ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली, उसके अगर क्वेश्चंस आपने एग्जाम्पल्स भी कर लिए, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, अगर उनको कर लिया तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यानी 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट टीचर्स है जो आपको बता रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करो। और तीसरी चीज़ कि एग्ज़ाम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये जो बीच में आपको 24 आवर्स मिलते हैं या मान लीजिए कि थोड़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। युद्ध है ये, लड़िए, लड़ोगे तो कुछ आपको मिलेगा। इस टाइम को चिल नहीं करना, सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना है। जो बच्चे इस टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज में पीछे रह गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका साइंस का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया। बहुत ख़राब जाने का एक कारण ये रहा कि एसएस का एग्ज़ाम मस्त गया था। ओके, प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी, हो गया। उसके बाद आपको लगा कि भाई नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम भी हलवा आने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और एंड में बताऊंगा कि कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से पढ़ना है। ठीक, तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो लास्ट मोमेंट टिप्स है, क्योंकि अब वो टाइम तो चला गया कि मैं ये कहूँ कि भाई ऐसे पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, तो वो टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि अब जो भी रायता बिखरा हुआ है उस रायते को हमें इकट्ठा कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपके लिए, जैसे ही एग्जाम सेंटर में आप जाओगे तो आपको नियर अबाउट 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। किसके लिए? क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। यह आपका होता है रीडिंग टाइम। ठीक, अब इस मैथमेटिक्स के एग्जाम में हमें अच्छा स्कोर करना है, एटलीस्ट मतलब इतना खराब स्कोर तो ना रहे। और जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अलग टाइप का रायता फैलने वाला है, वो है आपकी टाइमिंग का रायता। ओके, तो हमें वहाँ पर होच पोच नहीं करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको अपने रीडिंग टाइम को ठीक से यूटिलाइज करना है। ठीक, अब रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है? पहली चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको डीपली स्टडी नहीं करनी है, अच्छा कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को। कितने के टाइम में? आपको 10-15 मिनट्स में आप इसको देख लीजिए। ठीक, इसमें आपके पास जैसे अलग अलग सेक्शन है, आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। ओके, ए सेक्शन है उसमें आपको 20 में से कितने क्वेश्चन करने? 16 करने हैं। बी में आपको 20 में से 16 क्वेश्चन करने। सी में आपको 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, 40 मार्क्स का होगा, 50 आपके क्वेश्चंस दिए होंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें कम है, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन नहीं करने। तो रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप रीडिंग करो तो आपको मोटे तौर पे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आइडिया हो जाएगा कि ये तो भाई आने वाले नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आते और इनके लिए मैं इनके साथ मैं पंगा नहीं लूँगा। ठीक, या नहीं लूँगी। तो उनको आपको सर्कल करना है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको आप पहले से ही सर्कल कर दीजिए कि इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाली या लगाने वाला। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको कौन से करने, किस पे मत्थापच्ची करनी, किसको नहीं करनी, किसको स्किप करना है। तो ये 10 क्वेश्चंस आप पहले ही निकाल के छोड़ दोगे अलग। ठीक, आपका टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अदरवाइज क्या करोगे आप? इनको कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद लगे रहोगे, 2-4 मिनट खराब किए और उसके बाद नेक्स्ट पे जाओगे। ऐसे में फ़ायदा नहीं है। ठीक, क्योंकि टाइम सेव करना आपको, तो पहली चीज़ आपको रीडिंग टाइम में ये करनी है। ठीक, तो ये आपके लिए टाइम सेविंग रहेगा और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा कि ये करने के अलावा बाकी के साथ तो आपको फाइट करनी है। उसके बाद सेकंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस टाइम पीरियड में मान लीजिए आपने 15 मिनट्स में अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया।
ओके, हमने वो 10 क्वेश्चंस निकाल दिए जिनको नहीं करना है। उसके बाद अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आपको क्या करना है, ओके, यूनिट क्या है, ऐसी जो चीजें हैं, यूनिट वगैरह दी गई, कुछ भी ऐसा दिया गया तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए उस रीडिंग टाइम में, ताकि जब आप क्वेश्चंस के ऊपर जाओ तो उसको रॉन्ग ना आप कर पाओ। कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में कुछ दिया गया, यूनिट को छोड़ दिए गए, हम कुछ और कर आते हैं, या फिर ठीक तरीके से पूछा क्या गया उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं जाता। ओके, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर लोगे। साथ साथ इस टाइप के आपके ट्रिकी क्वेश्चन 4 या 5 रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस कोशिश कीजिए कि उसमें अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपका टाइम बच पाए। यहाँ से अगेन आप 5 मिनट्स की अगर ये मेहनत करोगे तो आप अपने 10 मिनट्स सेव कर पाओगे। ठीक, तो ये चीज़ हमें करनी है रीडिंग टाइम में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कब करना, हमें रीडिंग टाइम में करना मैथ्स के एग्जाम में। उसके बाद तीसरा है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने पहले भी बताता रहा हूँ, पिछले लास्ट 2 मंथ से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अगर 35 प्लस आ रहे हैं उसके 40 आ सकते हैं अगर उसने क्वेश्चन ठीक से रीड कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त वो है क्वेश्चंस को समझना। कई बार ये क्लिक नहीं करता, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में रॉन्ग कर जाते हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा होता है ये। तो आपको क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना है, एक बार रीड किया दूसरी बार रीड कीजिए, भागना नहीं है, भागना नहीं है कि अच्छा ये हो गया टाइम चला गया दूसरे पे जाए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिए, समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार रीड कीजिए, समझिए। कई बार सिंपल सी कैलकुलेशंस होती है। अब एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस जैसे आज के बच्चे बोल रहे थे साइंस वाले, बहुत डिफिकल्ट था, टफ था सर, आपको क्या पता, आपको नहीं पता है, बहुत डिफिकल्ट था। अब डिफिकल्ट का देखिए, जो डिफिकल्टी लेवल है आपके एग्जाम का उसमें से 40% आपके क्वेश्चन वेरी इजी है। कितने? 40%। यानी 40% ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी इजी दिए जा रहे हैं ताकि हर बच्चा पास हो पाए। ओके, उसके बाद 40% आपके इजी के आसपास है, 30% आपके इजी होते हैं। ठीक, यानी कि 40 आपके वेरी इजी है, 30% आपके इजी हैं। उसके बाद आपके 20% है वो मॉडरेट होते हैं, 10% आपके डिफिकल्ट होते हैं। अब ये दिक्कत कहाँ आती है? एक चीज़ तो ये कि हमने कंसेप्ट इस बार नहीं पढ़ा, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, जो चैप्टर को डीपली रीड नहीं किया था, आप वहीं भागे जहाँ पर आपको 10 MCQs दिख गए, गड़बड़ कर दिया आपने। चलो हो गया वो हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि क्वेश्चंस को आपको ठीक से पढ़ना है। 40% क्वेश्चंस ट्रस्ट कीजिए, आपका थोड़ा सा भी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, आप कर पाओगे इसे। ओके, सीधी नहीं तो टेढ़ी कैलकुलेशन से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ऑप्शंस को समझोगे ना आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ओके, 2 में से लगाना है, कुछ हद तक तो ठीक होंगे आपके। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऐसे भागना नहीं है कि टच किया और भाग लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तुक्का अगर लगाते हो तो ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना, वो सही नहीं जाएगा आपका। ठीक, तो ये हमें टाइम देना है और टॉपर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी। उसके बाद एक और चीज़ रहेगी आपके लिए टाइम सेविंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, डू रफ वर्क वाइजली। आपको जो रफ वर्क करना है उसको वाइजली करना है। अब रफ वर्क में क्या करोगे, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप करने वाले हो। ठीक, अब उसका रफ वर्क कैलकुलेशन करके देखोगे ना, आप कैलकुलेशन करके देखोगे, तो जो कैलकुलेशन करके देखोगे तो वहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करे तो छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके फिर कैलकुलेशन कीजिए, 2 किए तो 2 लिख करके कैलकुलेशन कीजिए। क्लियर? अब इसमें वाइजली करने का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, हमेशा से ही, अगर मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे तो उसमें भी हमने मैथ्स में ये डिस्कस किया था कि इसमें वाइजली का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया और उसके बाद आपने इसको स्किप कर दिया। ठीक, कि नहीं हो रहा, टाइम नहीं लग रहा, कि चलो बाद में देखें। अब बाद में आप जब इसी क्वेश्चन के ऊपर आओगे, ठीक, तो उसके बाद दोबारा से कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, आधी अधूरी आपने कैलकुलेशन की हुई है तो उसी को स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा ना। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आप 1 कर रहे हो और उसको बाद में स्किप करना है तो उसको आप ऐसे सर्कल कर लीजिए। ओके, स्क्वायर अलग से बॉक्स बना लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, और इतना किया और आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आगे जाइए ताकि आप यहीं से कर पाओ, आपका टाइम बचेगा। क्लियर? तो ये आपको करना वाइजली। इसका मतलब कि रफ वर्क है, एक तो सिस्टमेटिक तरीके से करना, 1 करना है, उसके बाद 2 करना है, साथ ही साथ जाइए, एक तो अच्छा लगेगा। ठीक, दूसरे कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके फंस जाते हैं, दोबारा आना चाहते हो तो आपके टाइम बचेंगे। ओके, 100%। अदरवाइज क्या लगेगा, आपने यहाँ वहाँ कुछ भी कर दिया, पेज को सारे को भर दिया, ये भर दिया वो भर दिया, उसके बाद दोबारा से जब उसी क्वेश्चन पे आए तो ढूंढोगे थोड़ी,
इतने सारे क्वेश्चंस में, आप दोबारा से कैलकुलेशन करोगे तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक। क्योंकि हो सकता है कि आपने रफ वर्क किया, उस वक्त क्लिक नहीं किया, जब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो उसके बाद आप माइंड में रिलैक्स फील हुआ, आपको लगा अच्छा ये तो ऐसे करना था, उसके बाद दोबारा उसको सर्च करने के बजाय वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो रफ वर्क आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ठीक। और जो क्वेश्चन स्किप करोगे तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसका अलग से बॉक्स बना दोगे। ओके, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज कि आप ओएमआर शीट है, सभी सब्जेक्ट में ही ऐसा होना चाहिए। ओएमआर शीट में जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद ओएमआर शीट पे उसका आंसर दे दीजिए साथ साथ। ओके, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा होच पोच नहीं होता। आज एक स्टूडेंट जैसे एग्जाम ड्यूटीज के दौरान देखा कि स्टूडेंट ने क्या किया कि जैसे सारे क्वेश्चंस करें उसके बाद की बाद में फिल करेंगे। अब उसमें ये होता है नर्वसनेस सी फील होती है, अजीब सी फील कैसे होता है कि अच्छा मेरे इतने क्वेश्चंस रहते हैं, अभी तो वो तो की नहीं। तो इसमें एक किया, उसके बाद कर लिया, दूसरा किया, रिलैक्स फील करते हैं हम, रिलैक्स फील। और जब रिलैक्स फील करते हैं ना, माइंड अच्छा चलता है। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन किया, उसके बाद साथ ही साथ आप फर्स्ट क्वेश्चन का फिल कीजिए, सेकंड का साथ कीजिए, थर्ड का थर्ड के साथ कीजिए, तो आप फोकस ठीक तरीके से कर पाओगे। माइंड में कुछ और नहीं चलेगा, सिर्फ आपके क्वेश्चन ही चलेंगे। ओके, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। ओके, तो ये आपको करना है कि फिल ओएमआर शीट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ओएमआर शीट को फिल करना है। क्लियर, तो ये भी आपको करना है। उसके बाद 6th जो हमारा रहेगा टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में, साइंस में गड़बड़ी हुई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कब क्या करना है, कितने टाइम में करना है, बस भागे जा रहे हैं। जब कर दिया तब पता चला अच्छा 20 मिनट्स रह गए थे, उससे अच्छा था पहले थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आपका सेक्शन है ये नॉलेज बेस्ड सेक्शन है, इसमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन मतलब नॉर्मली आप कर सकते हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे उसमें से 16 करने, इसको आपको 20 मिनट्स देना है। क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत वाले रीडिंग टाइम वाले 5 मिनट्स भी उनके पास रहेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद वो वहाँ पर आएंगे। क्लियर, यानी कि रिलैक्स होने के बाद आप आ रहे हो तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आप शुरुआत वालों को देख चुके हुए, तो 20 मिनट्स आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो कोशिश करना कि फर्स्ट 20 मिनट्स में आपके फर्स्ट सेक्शन हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये आपका सिंपल वाला है। सेकंड जो है थोड़ा सा डीप सेक्शन आपका मिलेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी है। तो इस सेक्शन में आप 35 मिनट्स दोगे। कितने? 35 मिनट्स दोगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए कि 20 मिनट्स में आपके फर्स्ट सेक्शन हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 35 मिनट्स में आपका सेकंड सेक्शन हो जाना चाहिए, यानी मोटे तौर पे आपके माइंड में ये रहना चाहिए। थर्ड सेक्शन है, क्योंकि इसमें केस स्टडी बेस्ड सेक्शन है और अभी तक 2 एग्जाम दिए तो उसमें आपने देखा होगा कि केस स्टडी बेस्ड जो सेक्शन है उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स को लेकर के वीक फील करते हैं, उनको लगता है कि नहीं ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है हमारी, पढ़ती नहीं है मैथ्स के साथ, तो उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पर इस सेक्शन में आप 20 मिनट्स दे सकते हो। क्लियर, तो ये आपके पास जो टोटल टाइम हो जाएगा वो 75 मिनट्स के आसपास टाइम हो रहा है। ओके, 15 मिनट्स फिर भी बच रहे हैं, यानी कि अगर 5 मिनट्स आप यहाँ या यहाँ ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो, और लास्ट के 10 मिनट्स में आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से टाइम को माइंड में लेकर के चलना है और ये आपके सेक्शंस रहेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी मैथ्स में होना जरूरी है और ये होच पोच नहीं कराता। टाइम अगर माइंड में रखेंगे तो ये नहीं होता कि हमने पहले ही क्वेश्चन कर लिए, बाद में चला कि अच्छा इस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो साइंस में 4 क्वेश्चन और ठीक हो जाते, नहीं किया हमने। ओके, उसके बाद 7th जो रहेगा आपके लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो कंटेंट है वो है एनसीईआरटी। आप जो भी पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम में पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चंस है उसको पढ़िए। XYZ ABC ने जो भी कह रहे हैं, जो भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा मटेरियल नहीं लेके आना है। एनसीईआरटी करे हो उनके लिए मज़ेदार एग्जाम जा रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं करें उन्होंने मेहनत बहुत किया, हार्डवर्क बहुत किया, एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल्स वगैरह जितने दिए गए हैं एक बार उनको देख लीजिए। जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उनको देख लीजिए, एज इट इज़ आ रहे हैं भाई, एज इट इज़ उनको उठा रहा है और वैसे वैसे डालें। जो आपके और सोशल साइंस में देखे होंगे आपने, सोशल साइंस में जो हमने क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे, 59 क्वेश्चंस उन्हीं में से आ गए थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। ओके, मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा, वही क्वेश्चंस। अगर आपने फोकस नहीं किया वो आपकी गलती है। ओके, अगर फोकस नहीं किया, अदरवाइज आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वहीं से उठाए और वहीं से दे दिए गए।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनसीईआरटी है तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज मैथमेटिक्स में होगा कैलकुलेशन में, तो वो उठाए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से टिप्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कल रहने वाले। दूसरी एक और चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं थोड़े से अपसेट है, हमारा स्कोर कम आ रहा है, क्या होगा साइंस के बाद, तो उसकी बात हम कल करेंगे कि क्या होगा आपका रिजल्ट कैसे। तो नीड नॉट टू वरी, चिल करो, मज़े करो, खुश रहो, एग्जाम पे फोकस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, तो पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आ रहा हूँ कि रिजल्ट में क्या रहने वाला है और किस तरीके से आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो कल मैं एक और वीडियो में इसकी बात करूंगा। दूसरा जो आपका मैथ्स का कंटेंट है, बाकी जैसे हिंदी और इंग्लिश का उसका कंटेंट वीडियोस मैंने पहले ही पब्लिश किए हुए, बाकी एक दो टॉपिक रहते हैं तो उनकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आपको मिल जाएगी। मैथ्स को होने दो। मैथ्स का जो कंटेंट है आपको वो टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर करने वाला हूँ, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। जैसे साइंस के शेयर किए थे मैंने, सर हैं अच्छे नॉन सर हैं, तो उनके मैंने साइंस के MCQs शेयर किए थे जो NCERT में से उठाए गए थे, जो काफ़ी हेल्पफुल थे हिंदी मीडियम के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो टीचर्स हैं, यानी कि ट्यूटर नहीं बल्कि टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए MCQs है, कंटेंट है, वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर ज्योग्राफी गुरु एक साथ लिखिए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हो तो ज्योग्राफी ग्रुप एक प्लेलिस्ट दी गई, उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ है, जैसे एग्जाम सर पर हैं और पढ़ाई जीरो है तो क्या किया जाए। ओके, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं मैथ्स को लेकर के, हर सब्जेक्ट को लेकर के, एक तो वीडियो सुन लीजिए, उसमें एक अच्छी अच्छी कहानी वगैरह मैंने शेयर की हुई, तो थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। 20 मिनट वहाँ लगाइएगा, उसके बाद मैथ्स के ऊपर लग जाइए और कंटेंट आ रहा है समझो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।